नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बड़ी बैठक। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक होने जा रही है। औद्योगिक विकास विभाग की करेंगे समीक्षा और इसके साथ ही निवेश को लेकर ही अफसरों के साथ करेंगे चर्चा। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक होगी और इसके साथ ही निवेश को लेकर खास चर्चा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि निवेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं और बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है लखनऊ में। औद्योगिक विकास और विभाग की करेंगे समीक्षा। निवेश को लेकर ही अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। औद्योगिक विकास को लेकर अहम चर्चा करने जा रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करेंगे और निवेश को लेकर अफसरों के साथ ही चर्चा भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। औद्योगिक विकास को लेकर ही बड़ी चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही निवेश को लेकर अहम बैठक ये की जाएगी। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करेंगे और इस बैठक में निवेश को लेकर खास चर्चा भी की जाएगी। इसके साथ ही औद्योगिक विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। अफसरों को भी अहम निर्देश दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। औद्योगिक विकास विभाग की करेंगे समीक्षा। निवेश को लेकर अफसरों के साथ ही करेंगे चर्चा। निवेश को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा हो सकती है। लखनऊ में आयोजित राज्य शरण संगोष्ठी और राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य रूप से संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति और विकास योजनाओं और आगामी आर्थिक लक्ष्यों पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के आर्थिक प्रबंधन में पारदर्शिता और सुचारू वित्तीय नीतियां सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने ये भी बताया है कि राज्य फोकस पेपर 2026 और 27 न केवल वित्तीय आंकड़ों का दस्तावेज है, बल्कि ये निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक भी है। कार्यक्रम में ही वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ और कई निवेशक मौजूद रहे। दिव्यांग जनों का मिल्क कलेक्शन का एक प्रोड्यूसर है ग्रामीण क्षेत्र में। अलग विषय है कि कसियां हमारे कृषि मंत्री जी का क्षेत्र रहा है, वो भी उनको नहीं पहचान पा रहे थे। मैंने कहा ये आपके क्षेत्र का, मैं वही परिचय करा रहा था। अगर मंच पर उनको उनकी सक्सेस स्टोरी के लिए कि दिव्यांग जनों को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, हमारे अन्नदाता किसानों को, प्रगतिशील किसानों को, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पियों को, सहकारिता के प्रति रुचि रखने वाले हमारे जितने भी उस क्षेत्र के योद्धा हैं, इनको थोड़ा भी हम प्रोत्साहित करें तो एक अच्छी प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। और उनकी सक्सेस स्टोरी आज यहां पे जब मुझे अपने दोनों वरिष्ठ साथियों कृषि मंत्री जी के साथ में और वित्त मंत्री जी के साथ में उन्हें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा था, मैं उनसे ही पूछ रहा था कितना आपका टर्नओवर है, कितना आप कमा पाते हैं। और सभी का बहुत एक अच्छा कार्य उन लोगों ने किया है। हमें इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि सरकार की नीयत साफ है। आपने देखा होगा, अगर हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। पहली बार देश के अंदर आजादी के बाद कोऑपरेटिव एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है।
एफपीओस को हर एक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। महिला स्वयंसेवी समूहों को आपने अभी देखा होगा, इस बार के यूनियन बजट में लखपति दीदी को सी मार्ट के रूप में अब उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट उनके द्वारा वहां तैयार किया जाता है उसको मार्केट से लिंक करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। यह भी आज इस बार के यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है। अनेक प्रोत्साहन इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं और परिणाम है कि थोड़ा सा गाइड और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो ये सभी सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। बहनों और भाइयों, यही प्रोग्रेस की स्थिति देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य का है। हमें याद करना होगा, ये प्रकृति और परमात्मा की विशेष अनुकंपा है कि जो नियम देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत में लागू होते हैं वही चीज भारत में यूपी पे लागू होते हैं। एकदम वही परिस्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं। 17 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी? कहां थे हम? न विकास था, न रोजगार था। प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। कोऑपरेटिव सेक्टर चौपट। 16 जिला सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया था और बंदी का आदेश कर दिया था। और आज ये 16 में से 15 प्रॉफिट में आ गए हैं, 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है। टैक्स की संख्या बढ़ी है, हमने उनके टर्नओवर को बढ़ाया है, उनकी क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया है और खाद वितरण के कार्य के लिए सहकारिता विभाग ने थोड़ा मैन पावर की शॉर्टेज की है, लेकिन उसको पूरा भर देते तो देश के अंदर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर वितरण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और होता है। कृषि और सहकारिता मिलकर के उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाए, थोड़ा सा प्रयास हुआ, आज वही सहकारिता फिर से एक नए आंदोलन अभियान के रूप में आगे बढ़ चुका है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उसकी ब्रांडिंग की, मार्केट से जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा। आज परिणाम है हम सबके सामने। इस एक्सपोर्ट के बाद हमारे वित्त मंत्री भी कर रहे थे, कुल 84,000 करोड़ का यहां से यूपी के अंदर कुल एक्सपोर्ट होता था। आज इसकी संख्या बढ़ करके 1,86,000 करोड़ का हो चुका है। पूरे देश के अंदर ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर जाते हैं तो एमएसएमई से जुड़े हुए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट को ही दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट के रूप में देते हैं।
बहनों और भाइयों, एफपीओज की क्या ताकत है? हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों से यूपी ट्रेड शो का आयोजन करना प्रारंभ किया। लखनऊ में आयोजित यूपी फार्मा कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त जरूरी है और किसी को कानून के दायरे में आने से कोई छूट नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि अगर कानून को कोई आंख दिखाता है तो कानून अपने तरीके से उसे समझाता है। कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि एक समय उत्तर प्रदेश में अराजकता और असुरक्षा का माहौल था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने एनकाउंटर पर स्पष्ट किया कि लोग पूछते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई, अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब गुंडा टैक्स और दंगा फसाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सीएम योगी ने यह भी जोर दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, जिससे राज्य में सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण बन चुका है। कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के बजट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने बजट को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया और कहा कि ये किसी चुनाव या वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए बनाया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बजट में सड़क, रेल, हवाई और जल मार्ग जैसे बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे देश की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। अभी श्री अखिलेश यादव जी इतनी बार सांसद रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके और पहले बजट का अध्ययन करें और 56 इंच का सीने वाला भारत के प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों के हितों से कभी समझौता न किए हैं, न करेंगे। इसके पहले भी वो कह चुके हैं, चाहे मेरे किसान हो, चाहे मेरे पशुपालक किसान हो, चाहे मेरे मत्स्य पालक किसान हो, चाहे मेरा व्यक्तिगत नुकसान भले हो जाए, लेकिन मैं इन वर्गों का नुकसान कभी नहीं होने दे सकता। और देश को मोदी जी पर भरोसा है, श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो धोखा। पूर्ण भारत को एक साथ आगे लेकर के बढ़ने के लिए बजट देने का काम किया जाता है। इस संबंध में मैं अगर कहूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग 2014 के पहले गए होंगे, वहां लोकसभा की सीटें बहुत कम है, लेकिन वहां का विकास देख करके आपको आश्चर्य लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट का जो पिछड़ापन का शिकार था, कांग्रेस इसलिए ध्यान नहीं देती थी कि वहां लोकसभा की उतनी सीटें नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, सबका साथ, सबका विकास, सभी राज्यों का विकास, बिना भेदभाव के विकास। राज्यों में सरकार भाजपा की है, एनडीए के सहयोगी
विरोधी दलों की है या किसी भाजपा और एनडीए के अलावा सरकार है, लेकिन विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यह बजट का संदेश है। अभी मैं कल कोई कार्टून देख रहा था, वो कोई दिखा रहा था कौन सी पिक्चर है पहले, जिसमें वो ऋतिक रोशन रोड करता है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, माँ मुझे अब दिखाई देता है, ऐसा कहने लगते हैं कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना रचनात्मक दायित्व निर्वाह करने में विफल रहे हैं और देश की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, लेकिन विपक्ष में रह करके हम देश की प्रगति के पथ पर जब देश आगे बढ़ना चाहता है तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री राहुल गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस और अखिलेश यादव जी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी जो तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद के चक्कर में उलझी हुई है, इसीलिए इनका भविष्य अंधकार में। अब बजट से कहां एसआईआर में पहुंच गया? अभी मैं एक प्रेस विज्ञप्ति दे रहा हूं, इसलिए मैंने डिटेल नहीं बोला किसमें कितना है। वो डिटेल अभी एक प्रेस नोट आपको मिल जाएगा सबको, और उस प्रेस नोट में सारा डिटेल है। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सुरक्षा में, इंफ्रा में बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई। और आने वाला समय, ये कोई चुनावी बजट नहीं है, ये वोट बैंक जुटाने वाला बजट नहीं है, ये विकसित भारत बनाने वाला बजट। अभी श्री अखिलेश यादव जी इतनी बार सांसद रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, और पहले बजट का अध्ययन करें। और 56 इंच का सीने वाला भारत के प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों के हितों से कभी समझौता न किए हैं, न करेंगे। इसके पहले भी वो कह चुके हैं, चाहे मेरे किसान हो, चाहे मेरे पशुपालक किसान हो, चाहे मेरे मत्स्य पालक किसान हो, चाहे मेरा व्यक्तिगत नुकसान भले हो जाए, लेकिन मैं इन वर्गों का नुकसान कभी नहीं होने दे सकता। और देश को मोदी जी पर भरोसा है, श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो धोखा। यूपी के कन्नौज जिले की प्रभारी मंत्री और प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट की प्रमुख बातें साझा की। उन्होंने कहा कि ये बजट किसान, आम जनता और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मंत्री रजनी तिवारी ने बताया कि बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ सामाजिक संतुलन भी बनाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निवेश, सिंचाई और नई तकनीक पर जोर दिया गया है। आम बजट को टैक्स राहत और सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के नए अवसर इस बजट की बड़ी खासियत है। शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता मिलने से उच्च शिक्षा संस्थान मजबूत होंगे और युवाओं को बेहतर भविष्य मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों वृंदावन में धार्मिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। निशांत अपनी सादगी भरी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ वृंदावन की गलियों में बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के घूमते देखा गया। निशांत ने आम लोगों की तरह 10 रुपए में ई रिक्शा की सवारी की। उनके साथ ना तो कोई विशेष तामझाम था और ना ही सुरक्षा का भारी घेराव नजर आया। स्थानीय लोग उन्हें इस सामान्य और सहज अंदाज में देखकर हैरान रह गए। वहीं पर निशांत कुमार आमतौर पर मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहते हैं। वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम दिखाई देते हैं और अब तक ही राजनीति में भी दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में उनके भविष्य को लेकर समय समय पर चर्चाएं जरूर होती रहती हैं। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर ममता बनर्जी द्वारा ही चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन कहे जाने वाले पर थीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का
बयान सामने आया है। कन्नौज के छिबरामऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिस तरह ईडी की कार्रवाई और एसआईआर प्रक्रिया में खामियां दिख रही हैं, उससे साफ लगता है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे भी अपना रही है। उन्होंने बिहार में बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे महिलाओं या महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनाव के समय पैसा देकर वोट खरीदना लोकतंत्र की हत्या है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर सरकार को मदद करनी है तो चुनाव से पहले नीतियां बनाकर करे, न कि मतदान के वक्त चुनाव आयोग के सामने पैसे बांटकर वोट लूटे। मुजफ्फरनगर से 3 मंडलों के कार्यक्रम शुरू हुए थे। मुजफ्फरनगर के बाद आगरा में हुआ, आज यहाँ है, फिर 8 तारीख को संत कबीर नगर में है, फिर जौनपुर में। ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी 2027 के लिए कमर कस चुकी है। कमजोर वर्गों में भाईचारा किस तरह बने, कमजोर वर्गों के लोगों को एकजुट कैसे किया जाए, उनकी संख्या के आधार पर उनके अधिकार उनको कैसे मिले, और जिस तरह से अभी यूजीसी में जब यूजीसी के लिए गाइडलाइन आई, किस तरह का माहौल बना, किस तरह से दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी जो है, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बताया, उनको भी गालियां दी गई जाति के आधार पे। ये सच है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाईचारे की बात होती है, वो खोखला है। उसके पीछे जाति सच है। जब किसी भी जाति के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो वो हिंदू की स्मृति से बाहर निकल के अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, जैसे भी स्वर्ण जाति के लोग लड़े। और जबकि उस यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अधिवक्ता भी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लोकसभा में प्रतिनिधि हूँ। मैंने वो कहा है कि दिखाइए कहाँ इसमें भेदभाव है। काल्पनिक रूप से दिमाग में बात सोच के कल हमारे बच्चों मुकदमा हो सकता है या उनका कैरियर खराब हो सकता है। हमारे तो 72 बच्चे हर साल जो है SC ST OBC के संस्थागत हत्या का शिकार होते हैं। और NCRB का डेटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, लोगों को मारा जाता है, जुल्म होता है, जाति धर्म के नाम पे अन्याय होते हैं, दुकानें बंद करवाई जाती हैं, बुलडोजर चलाए जाते हैं, गोलियां लगती है। हम तो इतना अन्याय सह के भी कानून पे भरोसा करते हैं, सरकार की पुलिस पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक काल्पनिक बात को दिमाग में रख के आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। खबर महाराजगंज से है, जहां पर जिलाधिकारी तोष कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में कुल 2,03,809 मैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें से अब तक करीब 40% मतदाताओं ने अपने साक्ष्य जमा कर दिए हैं। और डीएम ने कहा कि विशेष मतदाता पुनरीक्षक अभियान के तहत जिले के 2.42 मतदान केंद्रों पर BLO द्वारा ही मतदाताओं से फॉर्म इकट्ठे किए गए। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। प्रशासन का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज हो और प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से पूरी की जा सके। देखिए, जितने लोग की नोटिस जारी की गई है, हमारे पास लगभग 40% लोग तक हो गए हैं और इन लोगों के द्वारा साक्ष्य दिया जा चुका है और सुनवाई का कार्य चल रहा है। तो अभी कितने साक्ष्य एडमिसिबल हैं या वो नहीं है, अभी ये धीरे धीरे हमारे पोर्टल से, चूंकि सारी चीजें पोर्टल पर हो रही है, इससे जानकारी होती जाएगी। और मतदाताओं में उत्साह है। जितने लोगों को नोटिस दिया गया है, शुरू में थोड़ी कम उपस्थिति हो रही थी, लेकिन अब उपस्थिति प्रत्येक जहां जहां पे सुनवाई चल रही है वहां सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं। इसमें मतदाताओं के हित में जनपद में जो नोटिस की सुनवाई का जो अगला फेज है, उसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन जिन मतदान केंद्रों से वहां के मतदाता नहीं आ पाए हैं, तो अगले बार सुनवाई का जो स्थल है, अगली सुनवाई में हम उनके नजदीक में हो सकता है मतदान केंद्र या नए पंचायत स्तर पे हम उसकी सुनवाई अगले चरण में करेंगे, जिससे कि सभी मतदाताओं को ये अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो सके। नो मैपिंग के साथ साथ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के भी मसले थे, जिन पर भी नोटिस इश्यू हो रहे हैं। और अब ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को बहुत अधिक पारदर्शी बनाया गया है और प्रक्रिया सुगम हो, इसका आयोग के द्वारा प्रयास किया गया है। तो काफी कार्य इसमें BLO के स्तर से किए जा रहे हैं और इसमें एडिशनल AERO या ERO के स्तर से निर्णय लिया जा रहा है। मैं अवगत कराना चाहूंगा आपको कि हमारे जो फॉर्म 6 हैं, जो नाम बढ़ाने के अभी तक इस पेज में लगभग 55,000 से अधिक फॉर्म 6 भी हमें नए नाम बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए हैं।
और इसी प्रकार जो आपत्तियां हैं किन्हीं के नामों पे विभिन्न कारणों से वो 1656 में ये हमें अभी तक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। नाम संशोधन के मामले काफी आए हैं, जो लगभग हमारे पास 12,680 मामले नाम संशोधन के आए हैं। लेकिन पूरा प्रयास हम लोग का ये है कि मतदाता सूची त्रुटि रहित हो, जो भी हमारे अर्ह व्यक्ति हैं मतदाता होने के, सभी के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, और जो समय के साथ गुणवत्तापूर्ण ढंग से हम लोगों का काम। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।